बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद इकबाल। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ उंदलस। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस से तल्लक रखने वाले रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने पाक फौज की ताकत को तस्लीम करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है। शशि थरूर ने कहा कि कुछ दोस्तों से सुना है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। मैंने समझा मोदी हुकूमत के मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज़ करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को बहाल करते हुए कुछ वक्त लगेगा। पाक भारत जंग बंदी की सताइश करता हूँ। भारतीय अपोजिशन का ऑपरेशन संदूर और जंग बंदी और पार्लियामेंट का मुश्तरका अजलास बुलाने का मुतालबा। शशि थरूर का कहना था कि दोनों मुल्कों को बिछड़े खानदानों को मिलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ज़ाती तौर पर लोगों के राब्ते के हक में हूँ। वीज़े जारी होने चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की जिसका मसल्ह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 3 राफेल तैयारे समेत 5 जंगी जहाज गिराए। पाकिस्तान के तबाह कुन जवाब में भारतीय दफाई निज़ाम निस्सो नबूद हो गया और दुश्मन फौज ने नुकसान का इतराफ़ कर लिया। भारतीय हकाम की जानब से इससे कबल 3 तैयारे गिरने की तस्दीक की गई थी। ताहम अब पहली बार भारतीय फ़ज़ाइया ने बिलवास्ता तौर पर राफेल तैयारे पाक फ़ज़ाइया के हाथों गिराए जाने का इतराफ़ किया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफदर हुसैन संधू साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, मारूफ तज्ज़ियाकार उंदलस न्यूज़, जिनसे आज हम मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम संधू साहब, आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने आवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर साहब, मैं नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम का एक दफ़ा फिर फ़ख्र से सर बुलंद कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जिसको हम अपना रहनुमा समझते हैं, दोस्त समझते हैं, अमेरिका, मेरे नज़दीक उससे बड़ा गद्दार दुनिया में कोई नहीं। वो इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा करने के लिए पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता था। उसकी नीयत ये थी कि ये पाकिस्तान को रौंद डालेंगे, क्योंकि आबादी में वो 25-30 करोड़ है, ये 1 अरब 40 करोड़ है और मैशत भी इनकी ठीक है, असला भी इनको हमने बहुत जदीद दिया हुआ है। तो उसके बाद चाइना को खौफ किया जा सकता है और चाइना के ख़िलाफ़ उसको हम SHO का रोल अदा करने के लिए इंडिया को देंगे। लेकिन अमेरिका की ये ख्वाहिश और हसरत ही रही और उन्होंने जब जंग शुरू की तो हमने अपनी अमन पसंद होने की वजह से, अपनी कमज़ोर मैशत होने की वजह से, अपनी आबादी के कम होने की वजह से, अपने हमसाया होने की वजह से बेशुमार दफ़ा पूरी दुनिया को जोड़ कर कहा, अमेरिका को चौधरी होने के नाते कहा कि वो इंडिया को बाज रखें। वो पाकिस्तान पर हमलावर हो रहा है, बार बार झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है और पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई नहीं चाहते, वो हमारा हमसाया है और हम हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका और पूरी दुनिया ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और जैसे कि 1947 से लेकर अब तक कश्मीर का मसला, उसके बारे में वो इंडिया की हमायत करते थे और उस पर आंखें बंद कर लेते थे। आज जिस तरह उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं गज़ा में और फ़लस्तीन में, जो इसराइल के हाथों उनको जो मरवा रहे हैं, उनके बच्चों को, उनको जो वो बूढ़ों को वो मरवा रहे हैं, इसी तरह इस अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ भी करना चाहता था। लेकिन खुदा का शुक्र है और हमारी अवाम की दुआओं के नतीजे में आज हमारी मुसल्ह फ़ौज ने बेहतरीन बिलखसूस हवाई फ़ौज ने बेहतरीन अपनी काबिलियत का मुज़ाहरा करते हुए 1 घंटे के अंदर
उस इंडिया को जो दुनिया के कहने पर हमारी अमन पसंदी की बात को मजाक से उड़ाता था, और उनका ख्याल था कि हम इनको एक मिनट में रौंद सकते हैं। वो एक घंटे के अंदर इंडिया की, मोदी की, इंडिया गवर्नमेंट की चीखें निकल गई, और उन्होंने खुद जाकर अमेरिका के दस्तबस्ता कहा कि हमारी जंग बंद कराओ, और वरना ये पाकिस्तानी हैं वो हमको ले जाएंगे और हमको तबाह कर देंगे। तो फिर अमेरिका ने अपना आकर कहा कि मैं अमेरिका का मसला हल करवाने को तैयार हूँ। मैं यानी ये वो बात है जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि चौधरी का मुर्गा लड़ने लगा तो वो मार खाने लगा, तो उसने गेम बंद करा दी। फिर इंडिया ने गेम बंद, अमेरिका ने गेम बंद करने की तलकीन शुरू कर दी और अमन से रहने के कहना शुरू कर दिया। इसलिए मैं अपनी पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम को आज भी मैं दस्तबस्ता कहता हूँ कि आपके अंदर जो कमज़ोरियाँ भी हैं उनको दूर कर लें, और कभी भी गाफिल ना हो। वो ना अमेरिका आपका यार है और ना इंडिया आपका दोस्त है। किसी भी वक्त वो कोई भी मक्कारी कर सकते हैं। मैं अपनी मुसल्लह अफवाज से तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मुल्क के अंदर अपना इमेज और सही कर लें, और ये जो गायब करने का मसला है लोगों को, और जो ये मामला है कि आप जो जीते हुए हैं उनको हुकूमत नहीं दे रहे, ये मामलात अपने बामो इत्तेफाक और ऐसे ठीक कर लो। अवाम ने, फ़ौज ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने आपका भरपूर साथ दिया है। आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। इस इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए हमारी जो फ़ौज है उसको चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक दोबारा इलेक्शन करवा दे, और इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जो होना चाहिए उसमें ये नहीं होना चाहिए कि इसको जिताना है, इसको हराना है। अवाम की मर्ज़ी है जिसको वोट देना चाहते हैं, जिसको वो नहीं देना चाहते हैं। अपनी पसंद नापसंद को निकाल दें तो यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इंडिया ये जो और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जो ये समझते थे कि पाकिस्तान जो है वो तो ऐसे ही है जैसे भूटान है इंडिया के इर्द गिर्द, जैसे बांग्लादेश है, छोटा मुल्क कोई और है, यूनान है। इसलिए अब बाकायदा हमारा प्रैक्टिकल हमने करके दिखाया कि हम ना तो गज़ा हैं, ना फ़लस्तीन है, ना भूटान है, और ना हम आपके जैसे कोई ऐसा नवाला है जिसे आप तरनवाला समझ कर खा जाएंगे। हमारे बहादुर पायलटों ने, बहादुर सिपाहियों ने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि मोदी साहब की उंगलियां मुंह में रह गईं और वो दंग रह गए कि क्या होगा। उनके जर्नैल जो हैं वो अब आकर, जो पहले ये कहते थे कि जो उनके पहले इंडिया का मीडिया भी चीख कर कहता था कि हम इनको खा जाएंगे, हम इनको हज़म कर जाएंगे, लेकिन अब ए भारती जो एयर चीफ है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, उसने ए भारती ने दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि हम जंग है, जंग में नुकसान भी होता है, यानी अपनी शख्स को तस्लीम करते हैं। और आज इंडिया का मीडिया भी ये कहता है कि पाकिस्तान ने हमारा ज़्यादा नुकसान किया है। अभी ये सिर्फ़ 1 घंटे की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को खुदा ना करे और ज़्यादा मिल जाता आपकी कोताहियों की वजह से, आपकी नालायकियों की वजह से, आपकी मगरूरी की वजह से, तो फिर इंडिया का, मैं पहले दिन अपने पहले जो मेरा तजिया उसमें मैंने कहा था कि हिंदुस्तान आप अकल करें, आप सिर्फ हिंदुस्तान में हैं, हम फिर भी 55 मुल्कों में और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और इसलिए कि हमारा ईमान है, और आपको ये पता होना चाहिए, अपने नादरीन को ये बताने के लिए चाहता हूँ कि 1947 में सिखों ने जो हिंदुओं की मदद की थी, आज उन्होंने बाकायदा अपनी बरादरी का, अपनी कम्युनिटी का इजलास बुलाकर उससे कहा है कि हमारे बुज़ुर्गों से गलती हुई थी, हम कभी भी, हमें हिंदुओं की सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारा खाना काबा, उनका गुरु जो है वो पाकिस्तान में है, इसलिए आज वो पाकिस्तान के साथ फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और इस कदर कहते हैं हिंदुस्तान में रहते हुए कि हम
हमारी लाशों से गुजर कर 2 करोड़ सिखों की लाशों से गुजर कर ये पाकिस्तान की तरफ हिंदू जा सकते हैं। इसलिए अब ये इंतहाई पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए इंतहाई जो इस वक्त अरूज है, लेकिन इसके हमारी जो पिछली गलतियां हैं अगर हमने उनको ठीक ना किया, अगर हमने फिर दोहराई तो ये जल्दी जवाल में भी बदली जा सकती हैं। इसलिए मैं दोबारा कहता हूँ कि खुदारा अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क के अवाम को बचाएं। अच्छा सदर साहब ये बताएं कि जब हमारी जो लोग हैं सफारत खाने के, उन्होंने रब्ता किया सफारतकारी के थ्रू इनके साथ जो मिनिस्टर हैं सफारतकार अपना अमेरिका के जनाब ये जो जंग का अमन ख़राब हो रहा है, ये जो बरसगीर में एक नए जंग का सिलसिला छिड़ रहा है, तो आप इसमें मुदाखलत करें। तो उन्होंने कहा कि आपका ये मसला कश्मीर से चल रहा है तो आप इसको खुद हल करें। तो जब ये मामला चलते रहे हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं करते। वो ये उस वक्त तक की बातें हैं जब तक मोदी जो है, जो मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहा था और वो कह रहा था कि ये पलड़ा भारी है, ठीक है। उस वक्त तक उन्होंने मुदाखलत की नहीं है। जब हमारे जवानों ने, मसल्ह अफवाज के नौजवानों ने उनको बताया कि पाकिस्तान भी एक वजूद है, पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है, अब पाकिस्तान के पास एक सुपर जो है वो अफवाज है जिसके ज़रिए हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद अब उनके भी दांत जो हैं खट्टे हो गए हैं अमेरिका के। उन्होंने फौरी तौर पे कॉल करके जंग को रुकवाया है। तो उससे पहले वो कोई मुल्क मानने को तैयार नहीं था। तो हमारे साथ आज़रबाईजान वो खड़ा रहा है, चाइना खड़ा साथ रहा है, तुर्क हमारे साथ खड़ा रहा है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि जो हमारे इस वक्त मुस्लिम ममालिक हैं वो कहाँ पे खड़े हैं? ये लोग हमारे साथ खड़े रहे, हमारे शाहीनों ने एक तारीख़ रकम कर दी जो क़यामत तक रहेगी। इसको आप किस तरह देखते हैं कि जो वज़ीर जो हैं इनके दांत खट्टे हुए, अब इन्होंने फौरी तौर पर मुदाखलत करके जो है वो खुद ही ट्वीट जो है वो उन्होंने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं खुशखबरी देता हूँ, सीज़ फायर पर जो है वो बात हो गई है, तो मैं तमाम कौमों को जो है वो मुबारक देता हूँ। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? जुबैर साहब, इस जो नुक्ता नज़र है इस पर मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू है जी कि आज की ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, आज की दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी कौम मज़हब की बुनियाद पर वो तरक्की नहीं कर सकता। अकेला अपने अकीदे को नाफज पूरी दुनिया में नहीं कर सकता। तमाम दुनिया के इंसानों को उनके अपने अपने अकायद में रहने पर आज़ादी होनी चाहिए और किसी की आज़ादी में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये गज़ा और फ़लस्तीन है, वहाँ भी तो यही 56 ममालिक थे जो आज तक कोई मदद नहीं कर सके, और अमेरिका आज भी वहाँ से आंखें बंद की हुई है, इसराइल की बैक पे है। इसलिए कि ये इसकी एक बैक हिस्ट्री ये है कि जो यहूदियों की लड़ाई है वो कई सदियां जो है दुनिया के अंदर ईसाइयों के साथ रही है, और ये जो ईसाई हैं इन्होंने इंतहाई अक्लमंदी से जो पाकिस्तान कह रहा हूँ वो मशरक़ वस्ता के मुसलमानों की बेवकूफ़ी से थोड़ा गैर इलाका आबाद देकर इसराइल को वहाँ पर एक मुल्क बना दिया, और इसकी लड़ाई इंतहाई अक्लमंदी से उन्होंने मुसलमानों के साथ करवाने में कामयाब हो गए। आज इसराइल जो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, हालांकि इनकी पहला कई सदियाँ जो लड़ाई है वो ईसाइयों के। मेरा सवाल ये था कि अमेरिका ने जो उसके सफारतकार हैं उनको कहा गया कि आप इस जंग में मुदाखलत करें, तो जब उन्होंने देखा कि भारत का पलड़ा भारी है पाकिस्तान पे, तो अब हमारे मसल्ह अफवाज के जवानों ने, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं सैयद मोहम्मद आसम मनीर साहब, उन्होंने कहा कि पहल हम नहीं करेंगे, पहल वो करेंगे, फिर जो इंतहा है वो हम करेंगे। अगर हमारे जवान को, जो कामरान बशीर मसीह साहब हैं, अगर उनको वापस ना बुलाया जाता तो वो तो दिल्ली पहुंच चुके थे। वो कहता है 5 मिनट कॉल ना मुझे आती तो दिल्ली के जो एयर बेसिस हैं हमने उनको निशाना बनाना था
اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے صرف 5 منٹ نہ مجھے کال جاتی تو میں نے دلی کے جو ایئر بیسز ہیں وہ بھی تباہ کرانی تھی. تو جب تک ان کے دانت کھٹے نہیں ہوئے، امریکہ نے جو ہے ہمارے ساتھ کیسی چال چل رہا ہے کہ جب اس کے دیکھا کہ نقصان ہو رہا ہے تو فوری طور پر جنگ بندی. جب ہم کہہ رہے تھے اس وقت اس نے بات ماننے کو تیار نہیں تھے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اسی پر میں رد عمل دے رہا تھا. اس کی بیک ہسٹری بتانا ضروری تھی، وہ میں نے بتا دی ہے. رد عمل یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر ہماری، آپ نے خود ہی بتایا کہ چائنا نے کھل کر حمایت کی ہے، جی، ترکی نے کھل کر حمایت کی ہے، آذربائیجان نے کھل کر حمایت کی. اس میں سے جو 2 ممالک ہیں صرف 55 ملکوں سے مسلمانوں کے جو کھل کر ہماری حمایت میں رہتے ہیں. چائنا جو ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ چائنا ہمارا ایک آئرن دوست ہے، پرانا دوست ہے. اس کا بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے، اس کے ہمارے معاشی جو مفادات ہیں وہ اکٹھے ہیں. ایک ہی وقت میں ہم وہ 2 سال بعد آزاد ہوا تھا، ہم 2 سال پہلے ہوئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہ آج کی دنیا میں مذہب کی بنیاد پر کوئی لڑائی نہیں جیتی جا سکتی. اور میں لکھ کر دیتا ہوں کہ جو نتن یاہو ہے وہ یہودیوں کی لڑائی لڑ رہا ہے، وہ بھی ہار جائے گا، اس کو یقیناً ہارنا پڑے گا. اور یہ جو امریکہ کی آپ نے بات کی ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جی ڈے وینس اور دوسرا ان کا ایک جو تھا وہ پاکستان میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، ہم اس میں کوئی بات نہیں کریں گے، ہم ثالث نہیں بنیں گے. لیکن ٹھیک جب ان کو پھینٹی لگی اور جب ہفتے کی صبح 1 گھنٹے کی لڑائی ہوئی تو چیخیں نکل گئی پورے ہندوستان کی. تو ان کے اپنے جو اس کے پروردہ چودھری تھے، اس نے بھی فٹافٹ ہمارے ملک کے ساتھ رابطہ کر کے ہماری صلح نامی کی طرف آ گئے اور سیز فائر کرا دی، جو آج تک موجود ہے، آج 12 تاریخ تک ہے. اس لیے یہ جو ہمارے حکمرانوں کو، یہی میں کہہ رہا تھا کہ جو ڈپینڈ آپ کر رہے ہیں نا امریکہ پر، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے. اپنی معیشت کو سیدھا رکھنے کے لیے تمام دنیا سے تعلقات رکھو، کوئی حرج نہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پاکستانی کامران بشیر مسیح کو، جو کمیونٹی کے ہوتے ہوئے اس نے کمال کا پائلٹ جہاز چلا کر اس کے رافیل طیارے کو تباہ کیا ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں، تمام سکھ، تمام ہندو، تمام کرسچین، وہ پاکستانی ہیں بیسیکلی، ان کی اپنا مذہب ہے اور یہاں پر برابری کی بنیاد پر ان کو ہر حقوق حاصل ہے. اسی طرح اچھا صاحب آگے بتائیں کہ بھارت سے مذاکرات ہوتے تو کشمیر کا مسئلہ حل کروانا چاہیے. وہ ایک عرصے سے مسلمان پر ظلم بربریت کا شکار ہو رہے ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اگر مذاکرات ہوتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ کروانا تو نہیں چاہتے، لیکن ہمارے جنگجوؤں کی، ہمارے موجودہ فضائی سروس کی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی نے آج اس سٹیج پر وہ مجبور ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرا دیتے ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کو، ہماری فوج کو انتہائی دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے ملک کے اندر اپنی جو ساکھ ہے اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے اور انتہائی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے. اگر ہماری حکومت جو ہے وہ ٹھیک رہی تو انشاءاللہ مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا. مسئلہ کشمیر کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ وہ اصولی طور پر کشمیریوں کا ملک ہے، وہ نہ ہندوستانیوں کا ہے نہ پاکستانیوں کا ہے. وہ جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو حق خودارا دے دینا چاہیے کہ آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا اپنا آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں. اگر یہ امریکہ جو اس وقت کیپٹلزم کا جو ہے دائی بنا بیٹھا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کشمیر کے ایشو کو فوری طور پر حل کرے اور ہماری حکومت کو بھی اس پر اپنا جو سفارتی ذرائع ہیں اس کو اور تیزی سے استعمال کرتے رہنا چاہیے اور انتہائی جدوجہد کرنی چاہیے سفارتی سطح پر. اس وقت بین الاقوامی سفارتی جو ہماری سطح ہے وہ ہمارے حق میں جا رہی ہے اور ہندوستان کا جو امیج بنایا گیا تھا اس کے رہنماؤں نے، امریکہ وغیرہ نے، وہ زمین دوز ہو گیا ہے. اس لیے ہم کو عقل
عقل سے کام لیتے ہوئے انتہائی ٹھنڈے دماغ سے کشمیر کے ایشو کو اجاگر رکھنا چاہیے، مزید اجاگر کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ بالکل حل ہونے کے قریب ہے اگر ہم جدوجہد جاری رکھیں تو۔ اچھا اپنا صفدر صاحب بتائیں کہ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود تاحال بند ہے، 18 روز آج ہو چکے ہیں، جس میں جو ہے ایئر لائنز ان کو کروڑوں روپے کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو کیا پاکستان کا جب تک معاملات حل نہیں ہوتے، پانی نہیں کھلتا، کیا اس سے پہلے ان کی فضائی حدود کو کھول دینا چاہیے؟ جو صاحب میرے خیال میں قطعاً پاکستانی گورنمنٹ کو کوئی نرمی امریکہ کے کہنے پر، کسی کے کہنے پر نہیں دکھانی چاہیے۔ اس وقت ہمارا پلڑا اوپر ہے، اور یہ جو پانی بند کیا ہے انڈیا نے ہمارا، وہ انٹرنیشنل قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس لیے جب تک وہ ہمارا پانی بند کرنے کا یہ منصوبے اور ہمارے دریاؤں کو کبھی کھولنا، پاکستان کو برباد کرنے کے یہ منصوبے نہیں چھوڑتا، اس وقت ہمیں اس کی ہماری فضائی حدود ان کے لیے بند رہنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہفتہ ابھی بند ہوا ہے ان کی فضائی حدود، تو انڈیا کی جو ایئر لائن ہے اس کو 18 کروڑ ہندوستانی روپے سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ اگر یہ بند رہیں گے تو ان کا اربوں کا نقصان ہوگا، اور یہ مجبوراً آئیں گے کہ ہمیں یہ سندھ طاس معاہدے پر بھی عمل کریں گے اور ہمارا پانی بھی بند نہیں کریں گے۔ اگر یہ ان شرائط پر اب برابری کی بنیاد پر ٹیبل ٹاک پہ آتے ہیں تو اس سے اچھی بات تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ٹیبل ٹاک پر بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، لیکن کسی کے ڈر اور خوف سے اب پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اچھا، عالمی میڈیا نے بھارتی گمراہ کن پروپوگنڈا اور جھوٹی خبروں کو بے نقاب اس طرح کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جناب پاکستان نے حملہ کر دیا، پاکستان نے جو ہے وہ ہمارا یہ نقصان کر دیا، جبکہ ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ تو اس کو عالمی میڈیا نے کردار ادا کرتے ہوئے چاہے صاحب یہ بہت بڑا کام کیا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جوید صاحب میں اس کو اس طرح سے، میرے خیال اس طرح سے ہے کہ عالمی میڈیا نے ہماری قوت کو تجربہ کر کے باقاعدہ، ہمارے کہنے پر نہیں، ہمارے عملاً تجربہ کرنے پر، جو اور ہمارے جو جری جوان ہیں ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کی جان لیوا جدوجہد کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ ہمیں ایک جری ملک اور ایک غیرت مند ملک سمجھنے لگے ہیں۔ اور اس لیے یہ جو آپ نے کہا تھا انڈیا کے اندر جو وہ جعلی پراپوگنڈا کرتے تھے، آج سے نہیں، 19 میں بھی کیا، اس سے پہلے بھی کیا، 15 میں بھی کیا، جسے پلوامہ کا نام دیا گیا، یہ ان کی مکاری یہ تھی۔ اسی لیے یہاں پر پاکستانی جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے مکار ہوتے ہیں، حالانکہ بھائی آپ بھی انسان ہیں، ہمسایوں کی طرح رہو۔ یہ جعلی اور جھوٹا جو الزام لگاتے ہو خود ہی بندے مار کے، تو پاکستان پر یہ پہلگام انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ چھیڑنے کے لیے کیا تھا، حالانکہ ہمارا کوئی بندہ، کوئی ہماری طرف سے مداخلت نہیں ہوئی، اور آپ نے ہماری مسجدوں پر، ہمارے عبادت گاہوں پر آ کر بم برسانے شروع کر دیے۔ تو یہ پراپوگنڈا اس لیے اب بے نقاب ہو چکا ہے کیونکہ یہ ضرب المثل ہے پنجابی کی کہ پیر جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے کوئی پیر نہیں ہوتے، اس لیے یہ پاؤں نہیں تھے، وہ ختم ہو گیا اب آپ کا۔ اور مودی کی جو جھوٹ کا پلندے پر بنی ہوئی حکومت کا امیج تھا پبلک کے اندر، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور اب یہ جھوٹ نہیں چلے گا۔ اب سچائی کی بنیاد پر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھو اور اپنے مسائل کو حل کرو۔ اچھا یہ بتائیں کہ غزہ اسرائیلی حملے جاری، آج 20 مسلمان اور فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ جنگ رک نہیں سکتی؟ میرے نزدیک اس جنگ کو نہ روکنے کا امریکہ اس بڑا رول ادا ہے، اس کا کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر اس جنگ اور جنگ نہیں ہے بلکہ ظلم اور جبر ہے جو معصوم بچوں اور بوڑھوں پر کیا جا رہا ہے، جو عورتوں پر کیا جا رہا ہے، اس کو نہ روکنے کا جو بڑا رول ہے وہ امریکہ کا ہے۔ وہ پیچھے ہاتھ رکھتا ہے اس کے کہ بھئی مار دو ان کو۔ ان کا جو خیال ہے، جیسے پہلے یہ تھا کہ انڈیا پاکستان کو مار لے گا تو پھر ہم اس کو بدماش بنا لیں گے چائنا کے خلاف، اب ان کا یہ ہے کہ جو
इसराइल है इसको हम सारे मशरक़ वस्ता के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल कर लेंगे बाद में। अब ये गज़ा खाली करवा लेते हैं और वहाँ पर तक इसराइल को फैला देते हैं, लेकिन ये भी उनका खाम ख्याली है और इसी तरह बर्बाद होगा। कोई गैरतमंद फ़लस्तीनी और गज़ा का बंदा अपनी ज़मीन सरज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है आज तक, और आज भी वो उधर ही मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं, गोलियों से भी मर रहे हैं, बम्बों से भी मर रहे हैं, लेकिन उधर ही अड़े हुए हैं जो भी बच्चे खिंचे हैं। और अब तक जो लाख के करीब जो वहाँ पर मौत हो चुकी हैं। इसलिए ये जो अमेरिका करा रहा है ये ठीक नहीं है। उसके ख़िलाफ़ अब तक मुसलमान ममालिक ने इंतहाई बुज़दिली का सबूत दिया है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपको आपके मज़हब का वास्ता है, इस्लाम का वास्ता है, उन गरीब बच्चों, बूढ़ों और गुरु को हमायत के लिए इसराइल को रोकें। आज इसराइल जो है वो दंदनाता फिरता है, लेकिन अल्टीमेटली ये इसराइल को शिकस्त होगी, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं रोक सकती हक़ का रास्ता, सच का रास्ता। और फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीनियों का है और गज़ा जो है वो फ़लस्तीनियों का है, उसको कोई नहीं रोक सकेगा और उनको शिकस्त फाश होगी। अल्टीमेटली अपना नज़रिया, जिस तरह पाकिस्तान के बारे में अमेरिका का नज़रिया बदला है, उनका नज़रिया भी बदलेगा। और ये जो नेतन्याहू आजकल उनके इशारों पे नाच रहा है, जिस तरह कल जो वो यूक्रेन का जो सदर था ज़ेलेंस्की वो उतरा रहा है, आज उसको कहते हैं गेट आउट। इसी तरह इसको भी नेतन्याहू को भी गेट आउट कहेगा। यही अमेरिका और मुसलमानों की इंशाल्लाह फतह होगी। जी नाजरीन, आज हम अपनी मसल्ह अफवाज के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की मकरूज़ है, जिन्होंने आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त दिलाई। उनमें तमाम जितने हमारे जवानों ने हिस्सा लिया उन सब को हमारी तरफ से सलाम है, उंदरस न्यूज़ की टीम की तरफ से सलाम है। उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जो हमारे नौजवान जिन्होंने फ़ज़ा में इस पहली बार हुआ कि हमारे जो जहाज़ हैं वो उड़े और भारत का जो है वो जो जितनी उनकी एयर बेस थी उनको उड़ाया, तो इंसान को गैरतमंद होना चाहिए। भारत वालों ये देख लो, वहाँ की जनता ये देख ले, हमारी मसल्ह अफवाज ने किसी की इबादतगाह को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने किसी भी जो है वो हॉस्पिटल को नहीं बनाया, सिर्फ वहाँ की जो अफवाज थी वो उनकी जो वहाँ पर ये बेसिस थी उनको नुकसान पहुँचाया है। ये होती है गैरतमंदी, इसको गैरतमंद कहते हैं। नंबर दूसरे पे, आज तक हम दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। आज तक हमने भारत पे जो है इल्ज़ाम नहीं लगाया कि भारत ने हमारे साथ ये ज़्यादती की है। हमने उनका सर कुचला है। जो आप उधर से भेजते हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्द, हमने उनका सर कुचला है। और आपको नहीं कहा कि आप जो है इनको रोकें, हमने कहा कि आप भेजते जाएं, हम इनका सर कुचलते जाएं। हमारे मुल्क में कितनी जाफ़र एक्सप्रेस की जो है वो शहादतें हुई, उसके अलावा हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ जगह पे जो है वो शहादतें होती रहीं। जो हमारे ज़ायरीन थे वो ज़मीनी राह से ईरान के साथ जाते थे ज़ियारतों के लिए, उनकी गाड़ियों को जो है वो इन्होंने दहशतगर्दी का निशाना बनाया। उसके अलावा हमारी जो पुलिस है उनको दहशतगर्दी का जो है शिकार हुए, तो हमने आपसे गिला नहीं किया। तो ये एक आपका पहला गांव वाला वाक़या जो है, इसको आपने एक निशाना बनाते हुए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, जो आपको मुंह की खानी पड़ी। और आपको रात को सोते हुए भी हमारे जो पायलट जवान हैं वो ख्वाबों में ज़रूर नज़र आएंगे। तो हमारी जो मसल्ह अफवाज है, हमारे शाहीन हैं, उनकी पूरी दुनिया में जो बाहर की दुनिया है वो बोलते हैं कि ये बादशाह हैं फ़ज़ाओं के, और जो हमारे अरब ममालिक हैं वो कहते हैं कि ये खौफ की अलामत है इंडिया के लिए जो हमारे शाहीन हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह अवाम उनके साथ है
ان کی مقروض ہے، ہم ان کی شان کو، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ کتنا وہ قوم کے لیے وہ وقت ہے جب انہوں نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کیے، یہ ہم کبھی نہیں بولیں گے، یہ آپ کا احسان ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے معروف تجزیہ نگار صفدر حسین سندھو صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہمارے ٹی وی چینل کو لائک کریں اور فالو کریں، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔